हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आर्या सर। आज हम आप लोगों को बायो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ह्यूमन फिजियोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए कि मेडिकल का 1/4 पोर्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करता है। माने अगर 100 MCQ आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25 MCQ ह्यूमन फिजियोलॉजी से कवर होते हैं। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का जब बेसिक मतलब क्या होता है, किसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं, तो आपने सुना होगा एक नाम हार्मोन करके, कि हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, हार्मोन का क्या बेसिक वर्क होता है, कैसे आप हार्मोन को कोरिलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी के 2 सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब होता है कि 2 सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके अपना बॉडी का वर्क परफॉर्म करते हैं। उन 2 सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम होता है इंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम अपने बस की बात नहीं होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको करें। बॉडी में सिचुएशन के हिसाब से दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। इन दोनों को मिला के कॉमनली कहा जाता है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोगों के मेडिकल में ये एक अलग चैप्टर कंसीडर होता है नर्वस सिस्टम, ये एक अलग चैप्टर कंसीडर होता है इंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज, उसमें आज हम बेसिक बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम की, कि इंडोक्राइन सिस्टम में किस तरीके से MCQ आते हैं। मान के चलिए कि सिर्फ इस चैप्टर से मिनिमम आपको 5 to 6 MCQ मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पुटअप करना है, किस तरीके से इसकी थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ह्यूमन की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जिस स्पेशल ग्लैंड से निकलते हैं उस ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड एक स्पेशल ग्लैंड होती हैं जो कि बॉडी के स्पेशल पोजीशंस पर होती हैं और ये हार्मोन का रिलीज करती हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड की एक खासियत होती है कि ये जो भी ग्लैंड्स होती हैं ये अपने रिलीज को, कि ये मान लीजिए इंडोक्राइन ग्लैंड पे ये कोई हार्मोन बना, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। कि वो हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होके कहाँ आ गया, ब्लड में, और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया तो आखिरकार वो फिर जाएगा कहाँ, कहाँ पर काम करेगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी का, सपोज करिए मैंने कहा कि एक ये कोई इंडोक्राइन ग्लैंड X है, इस X नाम की इंडोक्राइन ग्लैंड ने कोई एक हार्मोन निकाला A करके, कि A नाम का ये हार्मोन रिलीज हुआ और ये हार्मोन ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में ट्रेवल किया। और पूरी बॉडी में ट्रेवल करने के बाद इसको स्पेशली जिस जगह पे वर्क करना है तो वो उसी जगह पर वर्क करेगा, उसी सेल पर वर्क करेगा जहां इसको वेलकम करने के लिए कोई ना कोई क्या बैठा होगा, स्पेशल रिसेप्टर बैठा होगा। माने ये जो रिसेप्टर है ये वेलकम करने वाला है, जो कि इस हार्मोन का वेलकम करेगा। अगर ये रिसेप्टर नहीं होगा तो इस हार्मोन का वर्क नहीं होगा, और वो रिसेप्टर उसी जगह पर होगा जहां पर वो हार्मोन वर्क करेगा। तो पहली ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो हार्मोन्स हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली उस हार्मोन को ब्लड में रिलीज करती हैं। इसका मतलब ये इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल का, कि इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, माने इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि क्या सर ऐसी भी कोई चीज़ है जो डक्ट के द्वारा निकलती है, और डक्ट का मतलब क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज़ बनी यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर ये कोई डक्ट है, इस डक्ट के द्वारा ये चीज़ रिलीज हुई और ब्लड में नहीं गई, तो इस चीज़ को नॉर्मली आप लोग जो पढ़ते हैं वो एंजाइम्स के नाम से पढ़ते हैं। कि वो नॉर्मली क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। किस ग्लैंड के द्वारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। तो इसका मतलब बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक है आपकी एक्सोक्राइन और दूसरी है आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड।
इंडोक्राइन ग्लैंड की खासियत क्या है कि ये ग्लैंड आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस मतलब इनमें कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती। अब आपको बेसिक एक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हार्मोन बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप हार्मोन को खाने के द्वारा नहीं ले सकते हो, तो ये लोग नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, माने ये लोग न्यूट्रिएंट नहीं होते, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा, ये हार्मोन जो होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जाए, तो जो बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज होता है इनको बोलते हैं कि ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज हुआ। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं और ये वर्क करते हैं एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर कि हार्मोन रिलीज कहीं पर हुआ और वर्क वो कहीं पर और जाके कर रहा है, ब्लड के द्वारा बॉडी में कहीं भी वो ट्रेवल कर सकता है। इतना पहले बात क्लियर हुआ। तो हार्मोन का डेफिनेशन मेडिकल में पूछा गया है, एक लाइन में याद रखिए, नॉन न्यूट्रिएंट हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं और वर्क एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब सवाल आता है कि जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर उन ग्लैंड्स की लोकेशन होती है या कहाँ कहाँ पर उन ग्लैंड से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन्हीं ग्लैंड्स को हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। लेकिन उसके पहले एक बेसिक सी चीज़ और आती है। जैसे मान लीजिए कि आपने नाम सुना होगा कि हाइपोथैलेमस, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, माने न्यूरॉन्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई न्यूरॉन है, ठीक, इस न्यूरॉन की एंडिंग से यहाँ पर कोई केमिकल रिलीज हुआ, यहाँ से कोई केमिकल रिलीज हुआ, ठीक, और वो केमिकल रिलीज होके ब्लड के द्वारा बॉडी में ट्रेवल कर गया, ठीक। तो इस केमिकल को स्पेशली बोला जाता है कि ये एक तरीके का क्या होता है, हार्मोन हो गया। ये क्या हो गया, हार्मोन हो गया। लेकिन न्यूरॉन एक चीज़ और रिलीज करता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है सिनेप्स के द्वारा, माने ये जंक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ से अगर कोई चीज़ रिलीज होके सिनेप्स से जाके बाइंड करेगी तो अब इस रिलीज हुए सब्सटेंस को बोला जाता है एंटी, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इसका मतलब कि न्यूरॉन से हर चीज़ जो निकलती है वो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होती। अगर वो डायरेक्टली जाके सिनेप्स से बाइंड होती है तब उसको न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, और अगर वो जाके ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है तो उसको हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये चीज़ दिमाग पे रखना, क्योंकि हाइपोथैलेमस में जब हार्मोन आएंगे तो कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। इतनी पहले बात बताइए, इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? अब आपको वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम पता होना चाहिए कि वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है आपकी पीनियल ग्लैंड, और कुछ टेम्परेरी एंडोक्राइन नेचर पाया जाता है हाइपोथैलेमस के पास, कि हाइपोथैलेमस मेनली इन्वॉल्व है नर्वस सिस्टम में, लेकिन कुछ हाइपोथैलेमस का पार्ट जो न्यूरॉन्स हैं वो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। इसके बाद आप थायराइड ग्लैंड बड़ा पॉपुलर है, आपने पढ़ा होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अलावा आपका पैंक्रियाज, इसके अलावा आपका एड्रिनल ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती हैं, जिनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके बाद कुछ एडिशनल हार्मोन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो हार्मोन आपके जीआईटी से निकलते हैं, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, तो इन हार्मोन को जीआईटी हार्मोन्स बोलते हैं। इसके अलावा हार्मोन आपका हार्ट से रिलीज होता है, किडनी से। इसके अलावा आपको सेक्स हार्मोन में टेस्टिस एंड ओवरी के हार्मोन हैं। तो ये इतना
पैक इसमें रहता है। और लास्ट में इस टॉपिक के आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, आराम से स्टेप बाय स्टेप इसे कवर करेंगे। एक इंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बीच में रहेगी थाइमस, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। तो इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर क्या बेसिक प्रिंसिपल है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स का बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है। इसके अलावा उन हार्मोन्स के एक्सेस सिक्रीशन माने हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपो सिक्रीशन से किस तरीके से डिसऑर्डर होते हैं। ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि सबसे पहली ग्लैंड हम लोग स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे छोटी ग्लैंड भी होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी होती है। और इस ग्लैंड से रिलेटेड किस तरीके के एमसीक्यू बनते हैं पहले इसको देखा जाए, और इस ग्लैंड का सबसे पहले लोकेशन देखा जाए कि आखिरकार ये ग्लैंड किस जगह पर फोरब्रेन में पाई जाती है। ठीक, तो फोरब्रेन में एक बोन होती है जिस बोन का नाम होता है स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन। आप इसे स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे कि जो अपना ब्रेन का बॉक्स होता है इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं। उन 8 बोन्स में से एक बोन का नाम होता है स्फिनॉइड बोन। इस स्फिनॉइड बोन की जो कैविटी होती है माने जो गड्ढा होता है, कि जैसे हमने ऐसे करके ये बोन बना दिया और इस बोन में ये छोटी सी कैविटी बन गई, छोटा सा गड्ढा बन गया, ये पूरा बोनी पार्ट है। तो इस छोटी सी कैविटी को नाम दिया जाता है सेला टर्सिका। क्या नाम देते हैं? सेला टर्सिका। तो इसी सेला टर्सिका पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसी कैविटी में पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि सेला टर्सिका नाम की कैविटी में जो कि स्फिनॉइड बोन में है वहीं पर सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद इस सेला टर्सिका से जो कैविटी है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इसी के ऊपर साइड में यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हाइपोथैलेमस होता है। अब हमें इसको थोड़ा सा बड़ा इनलार्ज करके बनाना पड़ेगा कि जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 पार्ट्स आएंगे। अभी ये 2 पार्ट्स आएंगे, एक आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी, एक आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स आ गए इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको इस ग्लैंड का दूसरा भी नाम याद करना पड़ेगा कि इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पहले नाम याद करना पड़ेगा कि इंटीरियर पिट्यूटरी मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस। और अब पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है, ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये आपका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन है, जो ये कनेक्शन है जिसके द्वारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं, इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम। अब मेडिकल में छोटे एमसीक्यू में बन सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाई ए स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये अपने हार्मोन खुद बनाती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स का सिंथेसिस खुद करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हम पार्ट की बात करें, माने अभी थोड़ा सा इसके अंदर भी चले गए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के मेन 2 पार्ट्स होते हैं। एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस,
तो ज़्यादातर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं वो किस रीजन से निकलते हैं? पार्स डिस्टालिस रीजन से। और एक रीजन होता है छोटा सा पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। तो आपके एमसीक्यू में सवाल बन सकता है कि पार्स डिस्टालिस इज द पार्ट ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस। इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मेन एक पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा कि पार्स नर्वोसा इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो चीज ये आती है कि जो हाइपोथैलेमस है और इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रिलेशन है, उस पर रिलेटेड मेडिकल के बड़े अच्छे एमसीक्यू आते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाएगी। चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी जीएच नाम का ग्रोथ हार्मोन बनाएगी, ग्रोथ हार्मोन बनाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चीज होती है कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ठीक, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, माने बाकी सारी ग्लैंड्स को सिंथेसिस और रिलीज को कंट्रोल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, माने बिना हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड भी हिल नहीं सकती। भले ही पिट्यूटरी ग्लैंड सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। अभी हम आपको बताएंगे कि कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिन पर पिट्यूटरी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे कंट्रोल होता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं कि ये कैसी ग्लैंड है? मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अब सवाल ये बनता है कि जो हाइपोथैलेमस से मैंने एक एग्जांपल दिया कि जीएच नाम का हार्मोन रिलीज होता है, तो ये जीएच नाम का हार्मोन हाइपोथैलेमस की मर्जी से रिलीज होगा, ना कि पिट्यूटरी की मर्जी से। पिट्यूटरी सिर्फ जीएच को बनाएगी और तब बनाएगी जब हाइपोथैलेमस गवर्न करेगा, और तब रिलीज करेगी जब हाइपोथैलेमस उसका आदेश देगा। कल को अगर हाइपोथैलेमस नहीं चाहेगा तो यहाँ से जीएच हार्मोन नहीं रिलीज होगा। तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं, मैंने ऐसे हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन बना दिया और ये न्यूरॉन के इंड पार्ट में हमने कह दिया कि ये न्यूरॉन के इंड पार्ट ने ये हार्मोन को निकाला, ये हार्मोन निकला, एच नाम का हार्मोन निकला। तो अब अगर कोई हार्मोन कहीं जाता है तो वो जावियस सी बात है ब्लड के थ्रू जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को आपको जानना पड़ेगा कि हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है, माने ये ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है और इसी जाल को बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो अब यहाँ पे सवाल सबसे पहला आता है कि सर ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कि पोर्टल सिस्टम क्या है। तो पोर्टल सिस्टम के लिए पहले आपको एक बिल्कुल बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि बॉडी में नॉर्मली क्या चलता है, कि बॉडी में नॉर्मली आप देखते हो तो बॉडी में नॉर्मल जो ब्लड का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है कि जैसे मान लो कि ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा निकला, एओर्टा से ये बड़ी बड़ी आर्टरीज निकली, ठीक, और ये आर्टरी गई किसी ऑर्गन के पास, ठीक, और ऑर्गन के पास जाके कैपिलरीज में चेंज हुआ और O2 दिया, बदले में CO2 लिया और वापस से वेन बनी और वेन आके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे आके एंटर कर गई। ये ले लो, राइट एट्रियम पे एंटर कर गई। तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो ये वेन निकली है, जो यहाँ से ये वेन निकली है, ये वेन जाके किसी बड़ी वेन से जाके मिल जाएगी। मतलब कि बॉडी में ये रहा कोई ऑर्गन, ये रहा कोई ऑर्गन, इस ऑर्गन में ये कोई आर्टरी आई ब्लड लेके, कैपिलरीज में चेंज हुआ, यहाँ से वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? वेन में आया, और ये वेन जाके किसी बड़ी वेन से जाके मिल गई। ये नॉर्मल होता है बॉडी में, और ये बड़ी वेन जाके अल्टीमेटली हार्ट पे, फिर लंग्स पे जाके ऑक्सीजनेशन होगा, वो सारी चीजें अलग हैं।
तो पहले आपको ये पता हो कि आखिरकार ये वेन जो जा रही है, ये बड़ी वेन से मिल रही है, तो बॉडी में कुछ एक पोर्टल सिस्टम क्या है। तो ये कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है। पोर्टल सिस्टम है कि जैसे ये कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन में ये कोई आर्टरी ब्लड लेके आई, कैपिलरी में चेंज हुई, ये वेन निकली, और ये वेन अब किसी बड़ी वेन से ना मिलके किसी ऑर्गन में चली जाए और वापस से कैपिलरी में चेंज हो जाए, और अब यहां से जो वेन निकले वो वेन बड़ी वेन पे जाके मिले। तो ये जो कैपिलरी का बेड बनता है, कैपिलरी का बिस्तर बनता है, इस वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन। ये वेन कहलाती है कौन सी वेन? पोर्टल वेन। तो पहले पोर्टल वेन का मतलब पता चले, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टर्म यूज किया हुआ है, ये टर्म जो हमने यूज किया हुआ है कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि हाइपोथैलेमस इस तरीके से कि अगर हमारा ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से अगर कोई ये आर्टरी आ रही है ब्लड लेके और कैपिलरीज में चेंज हो गई, ये लीजिए, और वापस से वेन बनी, अब इस वेन को किसी बड़ी वेन में मिलना चाहिए, लेकिन ये वेन वापस से कैपिलरी में चेंज हो जाती है, और ये वो एरिया होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। तो ये जो कनेक्शन अब जो वेन जाएगी यहाँ से निकल के, वो अल्टीमेटली किसी बड़ी वेन पे मिलेगी, लेकिन ये जो कैपिलरी का बेड बना, ये कहलाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। इसका मतलब है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होगा, अब वो कौन सा हार्मोन है ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जो भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा, वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, माने एडिनोहाइपोफाइसिस में जाएगा। किसके द्वारा? बाई पोर्टल सर्कुलेशन, बाई पोर्टल सर्कुलेशन। और ये जाना भी जरूरी है। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे सपोज करिए, अभी इस पे रुकिए, इसको आगे अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये बताइए कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं कि हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को बोला जाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। माने हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी को देगा स्टिमुलेट करने के लिए, कि हाइपोथैलेमस ने यहाँ से कोई हार्मोन रिलीज किया, मान लीजिए कि वो हार्मोन है ए नाम का हार्मोन, कि ये ए नाम का हार्मोन रिलीज किया, तो ये हार्मोन पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। अब इस हार्मोन का नेचर क्या है? ये हार्मोन पॉजिटिव रिस्पांस करने वाला है, माने उसको सिंथेसिस को बढ़ा के रिलीज करने वाला है, या उसको इनहिबिट करने वाला है, वो डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक सारी बात बस इंटीरियर पिट्यूटरी से कर रहे हैं, क्या इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई रोल नहीं होता? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नेचर ने क्या किया है कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन हम लोगों ने देख लिया कि इंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्शन होता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स का इंडिंग जो आता है, इंड ये यहाँ से हाइपोथैलेमस अपने न्यूरॉन की इंड से ये हार्मोन्स रिलीज करके यहाँ पर छोड़ देता है, और फिर यहाँ से ये हार्मोन रिलीज होके ब्लड में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद नहीं बनाती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कहाँ बनते हैं? खुद हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, और वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन की एंडिंग से वो रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन बेसिकली हम कहेंगे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन है वो एक्सॉन के द्वारा है, माने ये एक्सॉन का पार्ट है, तो हम कहेंगे एक्सोनली। तो बताइए ये चीज आपको पहले क्लियर हुई कि नहीं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस and anterior pituitary, and what is the connection between hypothalamus and posterior pituitary? मतलब
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन होता है एक्सोनली, एक्सॉन्स के द्वारा, और इंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन होता है पोर्टल सिस्टम के द्वारा, पोर्टल सिस्टम के द्वारा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद नहीं बनाती है, हाइपोथैलेमस बनाता है, न्यूरॉन एंडिंग से रिलीज होता है। और इंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाती है, लेकिन वो खुद कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। इतना देख लीजिए पहले। अब हमको ये सब एक एक देखना पड़ेगा कि आखिरकार हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन का क्या वर्क होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन्स का क्या वर्क होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आसान पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, तो इनको कर लिया जाए। अच्छा, सच्चाई पता है आपको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एक्चुअल में बने कहाँ पर हैं? हाइपोथैलेमस में। सिर्फ रिलीज हुए हैं किस जगह से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, उनका क्या रोल है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो सबसे पहला हार्मोन होता है ADH, जिसका पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा भी नाम होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक, अब एक्चुअल में हम लोग टॉपिक के अंदर एंटर कर रहे हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, उस हार्मोन के क्या बेसिक फंक्शन है, उससे रिलेटेड क्या डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में बना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। और इस हार्मोन का काम क्या होता है कि जैसे आपने ये लिखा हुआ है डायूरेटिक का उल्टा एंटी डायूरेटिक, तो आप पहले ये पता कर लो कि डायूरेटिक का मतलब क्या होता है। डायूरेटिक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस होना, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होना, पानी लॉस होना। ठीक, अब अच्छा बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस होना, कहाँ से पानी लॉस हो रहा है? पानी आपका लॉस कहाँ से हो रहा है ज़्यादा? यूरिन के थ्रू। अब यूरिन से इसका क्या रिलेशन होता है वो पहले समझो। देखिए, आपने देखा होगा कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं PCT, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग, इसके बाद DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो जो DCT होता है माने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो वहाँ से ये हार्मोन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, माने बॉडी का वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब करा के बॉडी को देता है। क्योंकि अगर रीएब्जॉर्ब नहीं कराएगा तो ये अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्म में पास आउट हो जाएगा। तो बॉडी नहीं चाहेगी कि उसका वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में लॉस हो, तो उस वाटर को वो कंजर्व कराता है। कहाँ से कंजर्व कराता है? DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट से, मेनली DCT से। ठीक, अब सपोज करो कि अगर ये हार्मोन किसी रीजन से कम निकले, कि कुछ ऐसा हो गया बॉडी में कि जैसे मान लीजिए, सब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा एल्कोहल इंटेक कर लिया, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिया, बहुत टी कॉफ़ी ले लिया, या आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी गए, तो ये वो सारी कंडीशन होती हैं जो ADH को सप्रेस करती हैं। और अगर ADH सप्रेस हो गया, माने ADH नाराज हो गया, तो आपका यहाँ ट्यूब्यूल से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा। और अगर ट्यूब्यूल से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में वाटर का लॉस होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस ही कहलाता है डाईयूरेसिस। इसी को बेसिकली एक पैथोलॉजिकल, मतलब डॉक्टर भाषा में पैथोलॉजिकल टर्म में इसको नाम दिया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसको भैया कंफ्यूज मत करना डायबिटीज मेलाइटस से, जो शुगर के मरीज होते हैं वो डायबिटीज मेलाइटस होता है, ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा? जब आपका ADH का हाइपोसिक्रीशन होगा, माने हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH होगा, ADH का हाइपोसिक्रीशन होगा। तो जब ADH का
हाइपो सिक्रीशन होगा, माने एडीएच का कम सिक्रीशन होगा, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस होगा। उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। वो कौन सी कंडीशन है जो कि हाइपोसिक्रीशन करवाएंगी, माने हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच अकर ड्यू टू, कौन से रीजन है कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच अकर ड्यू टू, तो पता होना चाहिए कि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लोगे, ये ले लो ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, अगर बार ज़्यादा पानी पियोगे तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, क्यों, बायोलॉजिकल रीजन है कि एडीएच सप्रेस हो जाएगा। दूसरा, ड्रिंकिंग अल्कोहल टी कॉफ़ी, ड्रिंकिंग अल्कोहल टी कॉफ़ी कैफीन, इसके अलावा टेकिंग ड्रग्स, ये सब चीज़ें होंगी तो एडीएच सप्रेस होगा, और एडीएच सप्रेस होगा तो यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। अब आप कह रहे होंगे कि अब एक्चुअल में इसका मतलब पता चला कि एंटी डायूरेटिक क्यों बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक क्योंकि डायूरेसिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का पास होना वाटर, और एंटी मतलब इसका अपोजिट है, माने वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। लेकिन इसका एक दूसरा भी नाम होता है वैसोप्रेसिन। उसका क्या मतलब होता है, देखो वैसो का मतलब सिंपल होता है ब्लड वेसल, कि जो आपकी बॉडी में कंडक्टिंग पाथवे है ब्लड का, वो ब्लड वेसल्स को वैसो, और प्रेसिन मतलब प्रेस करना मतलब दबाना। तो जब कभी बॉडी में ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब कि ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्रेस करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वैसोप्रेसिन। तो ये भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के काम करता है, कि जैसे अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर कम है तो ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये हार्मोन क्या काम करता है, इस हार्मोन का रोल होता है कि ये हार्मोन जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस की जैसे लेयर होती हैं, सबसे आउटर पेरीमेट्रियम होती है, फिर स्मूथ मसल लेयर होती है जिसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये ले लो स्मूथ मसल की लेयर मायोमेट्रियम हो गई, ये स्मूथ मसल की लेयर मायोमेट्रियम, और फिर इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ग्लैंडुलर लेयर होती है ये एंडोमेट्रियम हो गई। ये जो रेड कलर पिंक कलर से बना हुआ है ये कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। ठीक, तो बेसिक होता क्या है कि जैसे मान लीजिए फीमेल में जब प्रेगनेंसी का दौर होता है तो उस प्रेगनेंसी में जो जायगोट का इम्प्लांटेशन या फीटस का डेवलपमेंट होता है वो सारा इस लेयर के द्वारा निर्धारित होता है। माने किसके द्वारा निर्धारित होता है, एंडोमेट्रियम के द्वारा। तो जो भी फीटस को नरिशमेंट, हर चीज़ मतलब फीटस का A to Z जिम्मेदारी किसकी है, एंडोमेट्रियम की है, कि यहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, लेकिन जब फीटस का डेवलपमेंट पीरियड कंप्लीट हो गया, कि मान लीजिए फीटस ने जो डेवलपमेंट पीरियड 9 मंथ्स का है वो कंप्लीट हो गया, तो अब इस फीटस को पास आउट करना होगा, माने डिलीवरी करानी होगी, जिसको टर्म मेडिकल टर्म में बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब कि पास आउट ऑफ फीटस, पास आउट ऑफ कंप्लीट फीटस आफ्टर 9 मंथ। तो अब उस फीटस को पास करने के लिए क्या किया जाता है कि जो बेसिकली आप इसे ज़्यादा टर्म में मत जाओ, सिंपल सा चाइल्ड बर्थ कर लो, कि जो चाइल्ड बर्थ होता है उस चाइल्ड बर्थ को कराने के लिए जो ये मायोमेट्रियम की लेयर है, ये मायोमेट्रियम, ठीक, इस मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये धीरे धीरे चाइल्ड का बर्थ होगा। तो अब इस मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। तो अगर किसी फीमेल में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसमें पिटोसिन के ही इंजेक्शन देके उसके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है।
तो ये बेसिकली मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे चाइल्ड बर्थ होने में आसानी रहे। एक फंक्शन आप ऑक्सीटोसिन का और कर सकते हो कि जब मिल्क का फॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड में होता है तो मिल्क के फॉर्मेशन को, कि मान लीजिए मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क बन रहा है, उस मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क बनेगा उस मिल्क की सिंथेसिस को तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन प्रोलैक्टिन कंट्रोल करेगा कि कितना मिल्क बन रहा है, लेकिन उस मिल्क को रिलीज करने के लिए, माने मिल्क जहां पर स्टोर है, ल्यूमेन में स्टोर होता है, उस ल्यूमेन से निप्पल तक लाने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका मतलब ऑक्सीटोसिन का एक नाम और होता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन, जबकि प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन होता है। ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन या इसी को बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो ये हमारे हार्मोन कंप्लीट हुए अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू डियर।